हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको साइबर डिफेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे, इसके टाइप्स को भी समझेंगे। बहुत ही ईजी वर्ड में मैं समझाऊंगी, तो ध्यान से ज़रा सा वीडियो की लास्ट तक बने रहे, ठीक है। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप इसको वर्ड से क्लियर करो कि सिस्टम है और इसको ऑपरेट कर रहा है। तो सिस्टम को जो भी ऑपरेट करने का होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन को देखते हैं पहले। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द इंड यूजर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। मान लो क्या कि पहले के ज़माने की मैं बात बताऊँ, बहुत पहले जब 1960 1950 में जब कंप्यूटर से कुछ काम किया जाता था, तो मतलब बहुत पहले जो हुआ करता था कि हम लोग जो है जब भी कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे या फिर हम लोग को कुछ काम करना हो तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ता था, जिससे कि जो इंटरेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता था। इसी वजह से बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आया ताकि जो है सो इंटरेक्शन है वो आपका कॉम्प्लेक्स ना रहे। मतलब कि कुछ भी अगर आपको कोई काम करना है तो उसमें आपको लंबा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है ना। उसके लिए हम लोग को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि वो समझेगा, तो फिर हम उसको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जब इसको अब जो है सो ये रिसोल्यूशन हुआ है और अब जो है सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया है ताकि ये इंटरफेस से काम करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। मतलब कि हम लोग जो भी बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करता है और कंप्यूटर को बताता है, और कंप्यूटर फिर हमारी बात को समझता है, फिर उस पर एक्शन करता है। तो एक तरीके से ये इंटरफेस से काम कर रहा है, ठीक है। मान लो क्या कि यहाँ पे कोई भी यूज़र है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये आपको इसको इंटरेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। आपका जो भी यूज़र है आप, तो बिटवीन द हार्डवेयर, मतलब कि हार्डवेयर में आपका हो गया सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस बेसिकली आपका कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाता है ना। और जितने भी रैम है ये सब जो है सो कनेक्ट कैसे करेंगे कंप्यूटर से, तो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका एक तरीके से इंटरफेस से काम करता है, ठीक है। अभी और अच्छे समझ में आएगा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, रनिंग एप्लीकेशंस, फाइल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग द मेमोरी इज ऑल मैनेज्ड बाय द कंप्यूटर। ओएस विंडोज़ तो पहले जो है सो ये नहीं था, लेकिन अब जब आया तो इंटरेक्शन आसानी हो गया। एक तरीके से बस इतना आपको समझना है कि यूज़र और हार्डवेयर, या मान लो कि इंड यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो है सो एक तरीके से ये इंटरेक्शन का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, रनिंग एप्लीकेशंस, फाइल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग द मेमोरी इज ऑल मैनेज्ड बाय द कंप्यूटर। तो ये सारे जो काम है ये कंप्यूटर के द्वारा मैनेज होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आज के ज़माने में ओएस विंडो, मैक, एंड्रॉयड, ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये सब कुछ जो है सो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है विच आर जनरली यूज नाउ डेज, जो आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है। आईफोन का अपना जो है सो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि होता है उनके एप्लीकेशंस में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सबसे पहला आपका है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच। 4-5 टाइप है, वैसे टोटल 7 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वही बता रही हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ए बैच ऑपरेशन सिस्टम प्रोसेसेस टास्क इन ग्रुप्स रादर देन इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से इंटरफेस से काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बैच जो है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ टास्क पे, मतलब बैच मतलब कि आप समझ रहे हो ग्रुप है, बैच का मतलब समूह होता है ना, कि हमने कोई भी जॉब दिया है तो इसको ये करेगा एक बैच के फॉर्म में। Interacting directly with the computer, it organizes similar tasks into batches for efficient processing and quicker response times. This system is well suited for lengthy and repetitive tasks. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मान लो क्या कि हमने जो है सो कोई काम दिया हुआ है सीपीयू को, तो हमने काम दे दिया सीपीयू को और बोले कि हाँ हमारा जॉब है ये, इसको करो, फिर हमने छोड़ दिया। अब जब भी ये आउटपुट देगा तो हम लोग को दे देगा। अब एक एक करके ये जो है सो मैनेज करके ये जितने भी वर्क मैंने दिए, जितने भी जॉब मैंने दिया, इसका ये बैच करेगा, ग्रुप बना के इसको काम करेगा। तो उसमें हम लोग को क्या होता था कि हमने जो भी जॉब दिया है तो हमने बोल दिया कि हाँ काम करो भाई। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि
इतनी देर में देना है या फिर इतने देर में देना है, हमें बस आउटपुट से मतलब था कि हमें जो भी जॉब दिया वो आउटपुट ला के दे देगा। तो ये जो भी प्रोग्राम है या फिर जो भी जॉब है उसको ग्रुप बना के उसको ऑपरेट करता है, तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कभी कभी बोला जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग, ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे जिनका BCA वगैरह होता है उनमें ये टॉपिक होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें देखो पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप जो है सो इसका डेफिनेशन पढ़ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि मान लो क्या कि मैंने एक क्लास में आपके जो है सो 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स को मैंने 5 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिख दिया, मैंने बोला कि सॉल्व करना है 40 स्टूडेंट को। इसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे बताना था, या फिर मान लो क्या कि मैंने बनाने के लिए दिया, मैं चेक करूँगी, या फिर हाँ मैं चेक करने जा रही हूँ। सारे बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया, मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं जब भी मैं फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाऊँगी तो वहाँ से मैं चेक करूँगी कि 5 क्वेश्चन बनाए कि नहीं। तो मैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5 करके इस तरीके से चेक करूँगी पूरा। और जब मेरा स्टूडेंट 1 का फर्स्ट स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा, 5 मैं जब चेक कर लूँगी, तब मैं कहाँ पे आऊँगी, सेकेंड स्टूडेंट पे। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे CPU को मैंने जब कोई काम दिया है, मान लो कि P1 है, P2 है, कुछ ऐसा प्रोसेस है, इस तरीके से P40 प्रोसेस है, मतलब कि 40 स्टूडेंट है, तो CPU क्या करेगा, पहले P1 को कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन चेक किया फिर चला जाएगा सेकंड स्टूडेंट के पास, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो दूसरे स्टूडेंट के पास नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ना आइडलनेस नहीं आता है CPU में। आइडलनेस कहने का मतलब क्या होता है कि CPU जो खाली नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि P1 जब कंप्लीट हो गया तो CPU खाली है, जब उसको फर्स्ट स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा तो सेकंड स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है, और इस तरीके से आप समझ लो कि मुझे 40 स्टूडेंट को चेक करना है, तो एक एक करके जब मैं चेक करूंगी तो 40 स्टूडेंट तक पहुंचने में, जब मैं 40 तक पहुंचेगी, 40th स्टूडेंट तक पहुंचेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन एक एक करके चेक कर रही हूँ। लेकिन अब वहीं अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का बस 2 क्वेश्चन चेक किया है, फिर मैं बोलूँगी क्या कि अभी मैं आती हूँ सेकंड स्टूडेंट का चेक करके, फिर सेकंड स्टूडेंट के बाद जाऊँगी, वहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन चेक किया, फिर थर्ड के पास जाऊँगी, वहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन चेक किया, मतलब कि मैं 2-2 क्वेश्चन चेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जो 40th जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है उसके पास जल्दी से पहुँच जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस मैं 40th के पास गई, वहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन चेक किया, तो वापस से फिर से आ जाऊंगी फर्स्ट के पास। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे मैंने टाइम को डिवाइड कर दिया, हर किसी का मैं 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वापस से मैं 40th के पास गई, वहाँ पे 2 क्वेश्चन चेक कर लिए, वापस से फिर फर्स्ट पे आ गई, है ना। तो इस तरीके से मैं अपना जो लास्ट स्टूडेंट था उसके पास मैं जल्दी पहुँच गई, इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे मैं बहुत लेट से पहुँची थी। तो उसके कंपेरिजन में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये थोड़ा बेहतर होता है कि मैंने जल्द ही मैं 40th के पास पहुँच गई और टाइम को डिवाइड कर दिया, इस तरीके से जो है सो क्लास भी मैनेज रहेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन से समझाती हूँ। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज एट अ टाइम, मतलब कि एक ही टाइम पे सब कुछ को सबको ऑपरेट करना है। इट इज़ यूज्ड इन अ लार्ज नेटवर्क, और सिस्टम बहुत ही लार्ज नेटवर्क का सिस्टम है, इसको यूज़ किया जाता है। मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग इन एट द सेम टाइम, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स फॉर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, वो बाकी चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको जो मेन यहाँ पे है, रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मैनेज, तो जो भी रिसोर्स था, जो टीचर वहाँ पे चेक करने वाला था, वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये आपका हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन वही मल्टीटास्किंग क्या है, जरा ध्यान दो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोसेस मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, है ना। बहुत सारे काम को ये एक ही बार में प्रोसेस कर सकता है। इट एग्जीक्यूट्स देम एफिशिएंटली बाय डिवाइडिंग सीपीयू टाइम। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो काम जल्दी से कर सकता है, अपने टाइम को डिवाइड करके सीपीयू में अमंग ऑल द टास्क, जितने भी टास्क है, जितने भी 40 स्टूडेंट्स हैं, सबको मैंने टाइम डिवाइड कर दिया और सबको जो सो मैनेज कर रही हूँ। मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन साइमल्टेनियसली, और जो सो जितने भी 40 स्टूडेंट हैं सबको मैं एक साथ चेक कर रही हूँ, तो सबको एक साथ प्रोसेस हुआ कि नहीं। तो प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड एफिशिएंटली, बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे अच्छा से एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद आपको पता होगा कि मल्टीटास्किंग में 2 टाइप होते हैं, एक कोऑपरेटिव, एक प्रिमिटिव, ठीक है, प्रीएम्प्टिव। तो जो आपका फर्स्ट वाला था मल्टी प्रोग्रामिंग, वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव था, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा।
तो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग क्या होता है? इन विच ईच एप्लीकेशन कैन बी रन ऑन इट्स ओन, आर डिसीजन हैज टू बी मेड एज व्हेन इट शुड लीव द सीपीयू। मतलब क्या है कि जब भी ये P1 मैं कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि पांचों क्वेश्चन उसने सही बनाया या नहीं, P1 पूरा कंप्लीट करने के बाद। इसमें क्या होता है? इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड्स व्हेन एंड विच एप्लीकेशन टू गिव सीपीयू टाइम टू। मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने P1 बोला है, यहाँ पे P1 एक मैंने यहाँ प्रोसेस है, ठीक है, सीपीयू है, इसे मैंने P1 प्रोसेस लिया, P2 प्रोसेस लिया, P3 प्रोसेस लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सीपीयू में कोई काम दूंगी तो पहले P1 प्रोसेस आएगा, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ब खुद ये चला जाएगा दूसरे के पास इनपुट या आउटपुट देने के लिए। वापस से जब ये खाली हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा। तो यही आपका कोऑपरेटिव है कि इन विच ईच एप्लीकेशन कैन बी रन ऑन इट्स ओन। जितने भी एप्लीकेशन है, जितने प्रोसेस है, सारे अपने आप पर रन हो सकते हैं। डिसीजन हैज़ टू बी मेड एज व्हेन इट शुड लीव द सीपीयू। तो इसके पास खुद ही होता है कि कब ये सीपीयू को लीव करेगा, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे सीपीयू के पास दिया था प्रोसेस 1 को, ये खुद डिसाइड करेगा कि कब ये सीपीयू को लीव करेगा। जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तभी ये सीपीयू को लीव करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? In this operating system itself decides when and which application to give CPU time to। और इसमें कि कौन सा एप्लीकेशन कौन सा काम सीपीयू को कब देना है ये खुद डिसाइड करेगा। लेकिन वहाँ पे क्या था कि जब P1 कंप्लीट हो जाएगा तो P1 सीपीयू में आएगा, वापस से P1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो P2 आ जाएगा, फिर P3 आ जाएगा, वो खुद डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको उस सिस्टम को डिसाइड करना है कि कौन सा काम सीपीयू को कब देना है। तो ये था आपका। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट, देखो टाइम से पता चला रियल टाइम, है ना, मतलब कि यहाँ पे टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है। मैं फिर से एग्जांपल से समझाती हूँ पहले कि यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो मैं मान लो क्या कि यहाँ पे जैसे कि नाम ही पता चल रहा है टाइम, इसका मतलब इसमें टाइम का आपको जो है सो डिटेल होगा, टाइम का रिस्ट्रिक्शन होगा कुछ। मान लो क्या कि कोई भी आपको प्रोसेसिंग हो रहा है, कोई भी आपका मैंने जॉब करने दिया है या फिर कोई भी प्रोसेस मैंने करने के लिए दिया है, तो वो हो जाएगा, वो ठीक है, आउटपुट देगा। लेकिन अगर मैं कुछ टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि इतने देर में ही देना है या इतना देर में ये काम हो जाना चाहिए, तो वो आपका रियल टाइम के अंदर आएगा। जैसे कि मान लो कि मैं यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी, तो वीडियो में अपलोड कर रही हूँ तो हो सके कोई अभी देखेगा, कोई तुरंत देखेगा, कोई 5 मिनट बाद, कोई 1 घंटा बाद, हो सकता है कोई अगले सेमेस्टर में देखेगा। तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो भी चाहे जब भी चाहे वीडियो देख सकता है क्योंकि वो अपलोडेड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं अगर लाइव आऊँगी तो मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जब मैं लाइव आ रही हूँ तो बाकी सारे भी आए, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, उससे बातचीत कर सकें। तो वहाँ पे जो टाइम का डिस्ट्रक्शन होता है, मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग आ जाए। लेकिन वही वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो मैं वो आप कभी भी देख सकते हैं, वहाँ रिलैक्सेशन है टाइम का कि आप कभी वीडियो को देख सकते हो। सेम टू सेम होता है आपका। मान लो क्या कि हमने कोई रॉकेट को लॉन्च करना है, तो वहाँ पे जो जिस तरीके का प्रोग्रामिंग है अंदर, जिस तरीके का मैंने टाइम दिया है वह उसी पे वो लॉन्च करे, डिलेज ना हो। अगर कोई डिलेज होगा तो वो पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो वहाँ पे डिलेज एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे टाइम का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम के अंदर वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर टाइम सेंसिटिव। ये टाइम सेंसिटिव होते हैं एंड डिमांड रियल टाइम ऑपरेशंस। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर टाइमली रिस्पॉन्स इज इम्परेटिव, जहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो, जहाँ पे टाइम एकदम सख्त हो। तो यहाँ पे इसमें 2 चीज़ आता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वेयर फेलियर टू रिस्पॉन्ड इन टाइम कैन कॉज सिस्टम फेलियर सच एज एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि अगर कोई रिस्पॉन्ड में या फिर जो हमने टाइम को मैनेज किया उसमें अगर कुछ फेल आए, उसमें कुछ डिलेज आए, तो वो पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है। जैसे कि एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम में हो, आपको जैसे रॉकेट लॉन्च करने में हो, मिसाइल में हो। लेकिन सॉफ्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपका टाइम का होता है, थोड़ा सा आप लेट आओगे तो चलेगा। लेकिन मान लो मैंने अभी लाइव ही मैं आ रही हूँ, तो आप अगर मैं अभी आई हूँ, आप आओगे 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको आपको 5 मिनट के बाद सुनाई देगा, बस इतना ही होगा। तो वहाँ पे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आपका हार्ड में आ जाएगा। वेयर डिलेज आर एक्सेप्टेबल बट लिमिटेड, लेकिन डिलेज हो सकता है लेकिन ज़्यादा डिलेज नहीं हो सकता है, सच एज ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन सारे को आप नोट कर लें ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, थैंक यू।